सेशन को स्टार्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अच्छा जी, तो आज हमने सीरा और लाइफ स्किल्स के बारे में इंशाल्लाह बात करनी है। और हमने इस हवाले से टोटल 10 क्लासेस करनी है। उसके बारे में तफसील बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ी सी नॉर्म सेटिंग कर लेते हैं कि ये जो लाइफ स्किल्स और सीरा के हवाले से हम जो बात कर रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये वही बातें जो आप लोगों को पहले से पता होंगी, वही रिमाइंडर्स होंगे इंशाल्लाह। तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो जो भी चीज़ें हम सीखें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो बेसिक इसका मकसद ये है। अच्छा, ये डिस्कशन बेस्ड होगा, तो जो भी हमारे एंड से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने उसका जवाब देना है। तो जवाब सही गलत नहीं होगा, डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, तो इसलिए पार्टिसिपेट करने में कोई शर्म महसूस ना करें। और तीसरी चीज़ ये है कि एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ हम करवाएंगे, तो मेक श्योर करें कि आप सब लोग जो उसमें पार्टिसिपेट करें। और अगर कोई ड्यूरिंग द सेशन किसी का कोई सवाल है, तो आप लोग जो है वो अपने हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि जूम के अंदर आपके पास दिया हुआ होता है हैंड रेज का ऑप्शन ना। तो उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो मुझे बता सकते हैं कि कोई सवाल है, ताकि हम फिर उसको देख लेंगे। अगर ड्यूरिंग द सेशन कोई ऐसी बात चल रही होगी कि उसका जवाब आगे आ रहा होगा, तो हम उसको जो है ना होल्ड कर लेंगे, वरना फिर इंशाल्लाह उसका जवाब दे देंगे। और कोशिश हम करेंगे कि चैट पे ही जो है वो आप लोगों से कन्वर्जेशन कर लें। उसकी वजह ये है कि शायद फिर अगर ऑडियो हमने खोली तो फिर शायद थोड़ी सी डिस्टॉर्शन वगैरह हो, तो देख लेंगे इसमें ड्यूरिंग द सेशन क्या सूरत हाल रहती है। इसमें एक और चीज़ ये है कि चैलेंजेस के हवाले से हमने रखा हुआ है कि रोज़ाना एक कोई हम चैलेंज आप लोगों को देंगे, और हम सब मिलके कोशिश यही करेंगे, इंक्लूडिंग मैं भी कोशिश करूंगा कि जो है ना वो चैलेंज हम जो भी हो उसको पूरा करने की कोशिश करें। अच्छा जी, तो ये वाला सारा सिलसिला है। अच्छा, आप पार्टिसिपेंट्स में से मैं थोड़े से नाम भी देख लेता हूँ, और बिनते इफ्तिखार हैं। अच्छा, जो खवातीन है वो अपने कैमरे को ऑफ रख लें, और जो मर्द हजरात हैं वो अपने कैमरे को ऑन कर लें, ताकि जो है ना वो मुझे पता लगते रहे कि आप लोगों के फेस एक्सप्रेशन से कि कुछ चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो जो आ, मर्द हजरात हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैमरे ऑन कर लें। हाँ जी, ओके, ठीक है जी। तो चलते हैं जी आगे। मेरा इंट्रोडक्शन मुख्तसर से, वैसे आप लोगों ने प्रोफाइल देख ली होगी। मैं दो डोमेन्स में काम करता हूँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइड पे और टेक्नोलॉजी साइड पे। तो टेक्नोलॉजी साइड पे मैं तकरीबन कोई 17 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और बाकी जो लाइफ स्किल्स और ये सारा सिलसिला है तकरीबन कोई 5 ईयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में IBA KSBL और वगैरह में सेशंस वगैरह हुए। इतना इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से काफ़ी है। अच्छा, तो हम अभी जो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होंगी, हमारी स्क्रीन। तो जो कोर्स आउटलाइन है मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि ये सारी चीजें जिस पे हमने बात करनी है। आज हमने बात करनी है विजन पे ना, सही। और फिर उसके बाद उससे कनेक्टेड लीडरशिप और टाइम मैनेजमेंट है। तो ऐसी बात है, टाइम अगर मैनेज आप कर भी लेंगे तो उसके उस जब कोई मकसद ही नहीं होगा तो फिर टाइम मैनेज करके टाइम बचा के करेंगे क्या। तो इसलिए ये प्री रिक्विजिट है जो विजन वाली जो चीज़ है, सही है। और इसमें हम ये सारी चीज़ें जो भी जितनी भी सारी चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे कोई बता सकते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट की क्या क्या डेफिनेशन, कोई आसान सी। जी, पर्सनल डेवलपमेंट की क्या आसान सी कोई तारीफ डेफिनेशन कोई अगर बता सके, हैंड रेज कर लें तो मैं जो है ना वो उनका जवाब दे लेता हूँ। मिसेस फरहान बताएं। हाँ जी जी, बता दीजिए। मुझे सही कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इसके जो जो उसका जो वो है पर्सनल डेवलपमेंट से मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि हाउ टू टॉक। आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और आपका जो फिजिकल है ना, शायद उससे रिलेटेड कुछ थिंग बातें हैं मेरे ठीक है, ख्याल सही। से। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? Well, I just want to add something from my side कि बेसिकली जो आपका क्वेश्चन वो पर्सनल डेवलपमेंट के वाले से ना बेसिकली। जी जी। सो बेसिकली डेवलपमेंट फ्रॉम योर माइंड सेट टू टुवर्ड्स योर प्रैक्टिकल लाइफ, उसमें बेसिकली आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, बेसिकली वो उसको आपने ग्रूम कैसे करना है अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, अपनी कम्युनिकेशन के हवाले से,
इवन के लेटर ड्राफ्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस व्हाटएवर, मेरा अपना ओपिनियन ये है। अब आप डेफिनेटली आप बेहतर समझाएंगे इसके बारे में। बिल्कुल सही है सर, आपने जो तफसील बताई सर जबरदस्त। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी कि आप किससे किस तरह से बिहेव करते हो उससे भी चीजें डिपेंड करती हैं। जो मुझे समझ आया वो ये है शायद। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आप सब लोगों की बातें अपनी जगह ठीक है। और इसमें जो पर्सनल डेवलपमेंट की जो बात है ना, वो ये है कि आपका जो बेस्ट वर्जन है, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, मतलब मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करके मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं अपने आप को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जो मेरा बेस्ट वर्जन हो। ठीक है, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और इन सब चीज़ों में अगर मैं देखूं, मिसाल के तौर पे अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो बेस्ट कोई किताब मैं पूछूं आप लोगों से, तो मेजॉरिटी अगर मैं गूगल पे भी सर्च करूं तो वो वाली आ रही होगी आपके पास, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, या इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी ना। तो आप अगर उन चीज़ों को देखें तो आपको अभी 50-60 साल के अंदर लिखी गई है ना किताबें, तो आप अगर उसको देखें सीरा से और 1450 साल पहले जाके देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आपको वो सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी कि जहां तक लोग आप पहुंचे हैं, वहां पे हमारी जो हमारा दीन है पहले से ही हमें जो है ना उस चीजों को कनेक्ट करता है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं अक्सर ये बात चलती है ना कि 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, या फिर इस तरह की जो चीजें हैं कि भाई टॉप सीईओ जो है ना वो बहुत जल्दी उठते हैं, 4 AM या फिर कोई किसी कोई 5 AM। तो ये सारी चीजें तो हमारे जो मजहब है पहले से ही मैं बता रहा है कि भाई ये जो है ना आपसे सुना फरमाया कि जल्दी उठने में बरकत है। सही, तो ये सारी चीजें अगर आप सीरत से अपने कनेक्शन जोड़ लेंगे ना, तो आपके लिए वो सारी चीजें, वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट वो सारी आसान हो जाएंगी। चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस हो, चेंज मैनेजमेंट वाली चीज हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, फीडबैक कैसे देना है, टीम मैनेजमेंट हो, टीम बिल्डिंग, वो सारी चीजें आपकी जब आप सीरा से कनेक्ट कर लेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें सेट हो जाएंगी। और फिर आपको जब ये आप जो वेस्टर्न लिटरेचर है कभी आप पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आपको वही सारी चीज लगेंगी कि हाँ ये तो हमारे दीन पहले से बताता है। सही। तो बहरहाल ये सारी हमारा कोर्स आउटलाइन है। आज का जो हमारा जो सेशन है वो हमारा विजन के बारे में। तो विजन के बारे में, विजन कहते हैं मकसद को। सही। तो इस हवाले से अगर कोई आप लोगों की तरफ से कुछ फीडबैक्स आ जाएं, कुछ आंसर्स आ जाएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मरियम ने भी जवाब दिया, जाकल्ला खैर। ओके जी, विजन के बारे में आप लोग अगर कुछ थोड़ा सा अपने कोई फीडबैक देना चाहें कि आप लोग क्या समझते हैं विजन के बारे में। जी। अच्छा, ये जो है ना वो डिस्कशन बेस्ड है, तो आप लोग जो है वो जितना इंटरेक्ट करेंगे मेरे लिए भी आसान होगा बात करना, और आप लोगों के लिए भी लर्निंग जो है ना वो आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। जी। अच्छा, विजन के मुतालिक मैं जो समझता हूँ, विजन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी टारगेट सेट किया है, कोई भी गोल आपने अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी है उसके लिए, तो वो बेसिकली आपने उसको हासिल कैसे करना है, बेसिकली मेरे ख्याल से शायद इसको बोलते हैं कि विजन आपका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, और उसको किस हद तक डीपली आप जाके थिंकिंग के साथ जाके उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। दिस इज माय ओपिनियन अबाउट द विजन। व्हाट डू यू थिंक? जबरदस्त, जज़ाकल्लाह खैर सर। अच्छा जी, और कोई सर आमिर के अलावा कोई और ऐड करना चाहेगा? मैं आमिर बताऊं, सुल्तान मैं साहब। सर अच्छा, सेम ओके ओके, सेम ठीक ही है। है कि इट्स अ गोल है जो आपकी फ्यूचर पिक्चर है। यू वांट टू अचीव दैट इन फ्यूचर, और उसके दैट इज योर विजन कि मैं अपने आप को आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 1 ईयर मैं कहाँ देखना चाहती हूँ। दैट इज माय विजन। ठीक है, सही है। तो आप अपने फ्यूचर में अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, दैट इज विजन। ओके, और कोई ऐड करना चाहेगा? जी, आमिर सुल्तान साहब। और भी किसी की तरफ से आ रहा था जी। अच्छा जी, फहद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से माइक आपने ओपन किया हुआ है। विजन जो है मेरे हिसाब से डेस्टिनेशन होती है आपकी, जो फाइनल डेस्टिनेशन के आपने कहाँ पे पहुंचना है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जी, सदफ कुछ कहना चाह रही हैं? जी। जी, ये है आपके जो गोल्स होते हैं जो आपने सेट किए हुए होते हैं, अब उसको कैसे अचीव करना है, आई थिंक दैट इज कॉल्ड विजन। ठीक है, सही है। अच्छा जी, एक दो और ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, कोई और इसमें ऐड करना आई चाहते हैं? थिंक तो हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, वो शायद। ठीक है, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। सही। अच्छा, तो इसमें वो सबकी तारीफ बिल्कुल सही है, डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने बताई। तो इसमें एक जो अच्छी और जामे डेफिनेशन है, या जिसमें बहुत मतलब अच्छे तरीके से इस विजन को डिफाइन किया गया है, वो सुलेमान अहमद साहब ये बताते हैं कि जो टाइम रेंडर्स के सीईओ हैं।
कि विजन वो चीज है कि जिसको आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, कि मैं फ्यूचर में अपने आप को क्या देखना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड विजन। ठीक है, मैं अपने आप को 5 सालों बाद क्या देखना चाहता हूँ। अब इसमें आप फाइनेंशियली भी हो सकता है कि मैं फाइनेंशियली अपने आप को क्या देखना चाहता हूँ, स्पिरिचुअली मैं अपने आप को 5 साल बाद, 1 साल बाद, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में क्या देखना चाहता हूँ, रमजान के बाद मैं अपने आप को क्या देखना चाहता हूँ। सही। तो ये आपका डिपेंड करता है कि हो सकता है ये आपका फाइनेंशियली भी हो सकता है, और जो है वो आपका जो है वो फैमिली के हवाले से विजन हो सकता है आपका। सब मुख्तलिफ चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, इस डोमेन में मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं। ठीक है। तो अच्छा, विजन अगर ना हो तो क्या होगा। हमने देखा ना कि विजन, भाई ये तारीफ हमने तय कर ली कि भाई विजन की ये तारीफ है कि मैं फ्यूचर में जो अपने आप को देखना चाहता हूँ, फ्यूचर के हवाले से मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई मैं अपने आप को फैमिली का, मेरे फ्यूचर में क्या विजन है, मैं अपने बच्चे के हवाले से मैं क्या देखना चाहता हूँ उसको। स्पिरिचुअली मैं अपने आप को क्या कहाँ देखना चाहता हूँ आफ्टर रमजान और ड्यूरिंग रमजान, तो ये भी आपका विजन है। उम्मा के हवाले से मैं क्या काम करना चाहता हूँ कि एज अ उम्मती मैं क्या कंट्रीब्यूशन करूंगा उम्मत के लिए। तो वो सारी चीजें आपका किस किस चीज में आ जाएगा, विजन में, कि मैं फ्यूचर में अपने आप को मुख्तलिफ डोमेन्स में क्या कहाँ देखना चाहता हूँ। सही है। अच्छा, विजन अगर ना हो तो उसके नुकसानात कुछ हो सकते हैं, जरूरी है कि विजन बनाए। जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देन नो क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा आपके पास, डेफिनेटली यू वेस्ट योर टाइम। इसके अलावा जो है आपकी ये इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, मोटिवेशन नहीं होगी, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होगा। तो ये हम्म। सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। अच्छा, मैं और कोई। समझता हूँ कि जब तक अगर आपका विजन नहीं होगा तो समझे बिल्कुल ऐसा होगा कि आप मेहनत कर रहे होंगे, आप मेहनत के तीर बरसा रहे होंगे, लेकिन वो टारगेट पे जाके लग नहीं जाओगे। लेकिन इसके लिए बेहतर है कि आपका सबसे पहले विजन सेट करना पड़ेगा। जबरदस्त मिसाल दी है कि वो सारे तीर जो आप बरसा रहे होंगे वो टारगेट पे जाके नहीं लग रहे होंगे। तो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी इसकी जो मिसाल है वो ऐसी है कि अगर आपने जो है वो जैसे कि गूगल का जो आप मैप्स यूज कर रहे होते हैं, तो गूगल मैप पे अगर आपने कोई डेस्टिनेशन नहीं लगाई है तो बस क्या होगा, आप कभी इधर जा रहे होंगे, कभी उधर जा रहे होंगे, कभी इधर जा रहे होंगे, लेकिन जो है ना वो आपका कोई कोई मकसद तय नहीं होगा। या आप जो है ना एयरपोर्ट पे चले गए और आपने कहा कि जो है ना वो मैं कहीं पे भी जो है ना, मतलब मेरी मेरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मैं कहीं पे भी चले जाऊंगा, जहां पाकिस्तान को जो है ना वो कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जो ऑन अराइवल वीजा देती है, मैं कहीं पे भी चले जाऊंगा। तो ये क्या होगा, ऐसे बंदे को आप क्या कहेंगे कि वो तो जो है वो बेवकूफी कर रहा है। सही है। तो इसलिए विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि विजन कोई बहुत बड़ा अगर कोई विजन बना ले तो ये एक एक इश्काल है लोगों का, और इस तरह होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा विजन बना है कुमैल साहब, तो क्या होता है, लोग कहते हैं कि यार इतना बड़ा तुमने विजन बनाया है, तो क्या होगा, इससे हो सकता है कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ अगर तुम्हारा विजन पूरा ना हो। क्या कहते हैं इसमें, कुमैल साहब कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? जाओ, और कोई भाई? अच्छा, मैं एक बात मैंने अपने बड़ों से सुना था कि थिंक बिग, हैव बिग। अगर आप विजन हाँ। अपना बड़ा रखते हैं तो एटलीस्ट उसमें से अगर कुछ भी आपको मिलेगा तो चाहे छोटा ही मिले हिस्सा, तक एटलीस्ट विजन कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। तो अगर अपना विजन अगर अपना बड़ा रखेंगे तो एटलीस्ट उसमें आपकी कामयाबी के जो इम्कानात है ज्यादा होंगे मेरे मुताबिक। जी बिल्कुल। तो आपने अगर कुछ सोचा हुआ ही नहीं होगा, वरना आपने कुछ सोचा हुआ है, तो अगर आपने सोचा है कि भाई मैं इतना बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, उसके क्लोज क्लोज तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन आपने अगर सोचा ही नहीं, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपके लिए प्रॉब्लम है। और कोई? जी। सर मैं एक काशी चीज जी। ऐड करना चाहूंगी जी जी। सर कि अगर हमने कोई चीज की है तो या तो लोग कहते हैं कि हमें वो चीज जो हमने सोची है वो बस हमें मिल जाए फौरन। उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। जब हम वेट ही नहीं करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? बहुत जल्दी तो किसी चीज का भी रिजल्ट नहीं मिलता ना सर। सही है। ठीक है। बिल्कुल, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। जी भाई। तो हम ये बात करें कि उसके लिए विजन जी, विजन जो है वो कभी कभी कैनन सर, डिप्रेशन की भी वजह बन जाता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, तो उसका जवाब क्या है आप लोगों के जहन में? कैनन जी। सर, जी जी, मेरे श्योर। मेरे जहन में ये है, विजन अचीवेबल जरूर होना चाहिए, लेकिन बड़ा आप सोच सकते हैं, बट उसको फिर आप शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड कर दें। तो जैसे जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव होना शुरू हो जाते हैं, आपकी मोटिवेशन लेवल बढ़ता चला जाता है, इन दी एंड तो आप फिर लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ आपका अपना जो बिग विजन था वो आप अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही बात की। उसको हम थोड़ा सा इस पिक्चर से डिफाइन कर देते हैं कि अच्छा जी, तो ये आपके पास एक मैप लगा हुआ है पाकिस्तान से फिनलैंड का ना। अच्छा, इस पे मैंने जो देखा, तो अभी आपके सामने आ भी रहा होगा 85 आवर्स ना।
कि 85 आवर्स में, अगर गूगल मैप आपको बता रहा है कि 85 आवर्स में जो है ना आप फिनलैंड तक बाय रोड पहुंच सकते हो, बीच में कुछ थोड़ा सा एक पानी के हवाले से भी कुछ आएगा, फिर उसके शायद ब्रिजेस होंगे या कुछ मामला। तो अगर आप इस बड़े विजन को, यानी कि इस बड़े डेस्टिनेशन को अगर आप डिवाइड ना करें जी, अगर आप माइलस्टोन्स में डिवाइड ना करें तो क्या होगा आपके लिए? जाहिर सी बात है वो डिप्रेशन का बायस बन जाएगा ना, कि आप जा रहे हैं, कि जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारी जगह जो है वो पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए होगा बहुत सारी कंट्रीज का, और ये सारी चीजें। तो आपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाने, अगर माइलस्टोन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि आप बीच रास्ते में सफर के दौरान ही फिर जो है ना आप कहेंगे कि नहीं यार ये तो अचीवेबल नहीं है। तो आपने गलती की कि बड़ा विजन तो बनाया लेकिन उसके माइलस्टोन्स नहीं बनाए, ठीक है? जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, बेबी स्टेप्स आपने नहीं बनाए। तो बेबी स्टेप्स या फिर उसको कह लें, या छोटे छोटे माइलस्टोन्स बना के वो बड़ा विजन तक आप जो है वो पहुंच सकते हैं। तो ये चीज है कि वो जो लोग कहते हैं कि जो है वो बड़ा विजन बनाने से अगर वो पूरा ना हो तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बंदा, तो वो इस वजह से होता है कि वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स नहीं बनाता। सही है? तो माइलस्टोन्स जो है वो ना वो यही बात है ना कि इंसान 0 से 100 तक जाता है, डायरेक्टली इंसान 100 पे नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो, और अगर फिर जाता है अगर इस तरीके से, तो फिर वो डाउनफॉल भी उसका उसी उसी स्पीड से होता है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट्स मैं देख रहा हूँ कुछ थोड़ा बहुत जो अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो जो है वो ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये वाली बात हमारी आगे के विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों से एक एक्टिविटी करवा रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो मेरा मोबाइल दे दें ताकि मैं टाइमर लगा दूँ। तो अब एक्टिविटी ये है कि आप लोगों ने अभी अपना जो है ना थोड़ा विजन लिखना है। मैं आप लोगों को 4 मिनट्स देता हूँ। उन 4 मिनट में आपने जो है ना अपना विजन लिखना है कि फैमिली के हवाले से मेरा क्या विजन है, स्पिरिचुअली मैं क्या अपने आप को क्या देखना चाहता हूँ। सही है? और इसी तरीके से एज अ उम्मती मेरा क्या विजन है। थोड़ा थोड़ा आप लिखें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सही? 2025 का विजन लिखें भी अपना, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सारे जरूर जरूर इस एक्टिविटी में पार्ट लें। और आपके पास कहीं पे भी लिख लें, आप चाहे वो लैपटॉप पे लिख लें, आप मोबाइल पे लिख लें, और फिर उसमें से जो चीज शेयर करने वाली होगी वो चीज आप शेयर भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल चीज हो तो ऑब्वियसली वो शेयर ना करें, मसला नहीं। अच्छा जी, तो 4 मिनट का मैं जो है वो टाइमर लगा रहा हूँ, तो मेक श्योर करें सारे जो है इसमें इसको लाजमी एक्टिविटी को करें जी। इसमें किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ सकता है, और जिनको समझ में आ गया वो एक्टिविटी शुरू करते हैं जी। अच्छा, हमारा जो हमने कहा कि आप लोगों ने करना क्या है, तो उसमें विजन आप लोगों ने लिखना है 2025 का, कि 2025 में मैं क्या देखना चाहता हूँ अपने आप को। एज अ फैमिली का मेरे लिए क्या विजन है, कि किसी के बच्चे हैं तो बच्चों के हवाले से उनका क्या विजन है, कि बच्चों को मैं जो है ना वो दीन के हवाले से क्या सिखाना चाहता हूँ, कोई स्किल उनकी क्या डेवलपमेंट करना चाहता हूँ 2025 में। ठीक है? स्पिरिचुअली मेरा क्या विजन है, कि मैं 2025 में मैं एक दफा एहतिकाफ बैठना चाह रहा हूँ, तो मैं एहतिकाफ बैठ जाऊंगा 2025 में। अल्लाह ताला से क्लोज होने का क्या क्या जो है ना वो रास्ते हो सकते हैं। सही है? मैं डोनेशन मैं किस तरीके से करूं। सही? तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और कोई लॉन्ग टर्म विजन भी हो सकता है कि मैं जो है ना कोई भी चीज को किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ एज अ उम्मती। मैं किन चीजों में अपने आप को इंगेज करूं कि मैं उम्मत के लिए कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। सही है? तो इस हवाले से जो भी आपके जहन में है बातें वो जरा लिखें जी। सर, स्पिरिचुअल विजन के मतलब क्या है कि अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? स्पिरिचुअली आपने आपको ग्रो करने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या ओ, आपका आपके जहन में है स्पिरिचुअली, ये ओ, 2025 में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? सही है? कि मेरे अंदर जो जो बुराइयां हैं, जिसको कहते हैं कि मेरे अंदर हसद है, कीना है, ये सब चीजों में मैं अपने आप कौन सी चीज में मैं आपको कंट्रोल करना चाहता हूँ अपने आप को, और मैं 2025 के एंड तक अपने आप को स्पिरिचुअली कहाँ तक देखना चाहता हूँ। सही है? जी जी। चलिए, होपफुली सारे लोग लिख रहे होंगे। फहद साहब मेरे सामने नजर आ रहे हैं, और अच्छा जी, कुमैल साहब भी तो उम्मीद है कुछ फैमिली विजन से लिख क्या रहे होंगे। मुराद है, मतलब फैमिली विजन? फैमिली विजन से मुराद ये है कि अगर आप मैरिड हैं और आपके जो है वो बच्चे हैं तो बच्चों के हवाले से विजन हो सकता है। मेरा पेरेंट्स के हवाले से विजन हो सकता है कि मैं अपने जो है ना वो वालदा को हज कराना चाहता हूँ। सही? ये विजन हो सकता है। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि
उनका ये विजन, वो विजन क्या मतलब छोटे छोटे 2025 का विजन उन्होंने ये लिखा कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रीट करना चाह रहा हूँ और फैमिली को कुछ सरप्राइजेस देना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो है ना वो फैमिली को एक 5 स्टार होटल में डिनर कराना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने अब तक नहीं कराया। तो फैमिली को एक नया एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। ठीक, तो ये उनका था। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो है ना 2025 में अपनी फैमिली को उम्रा कराना चाहता हूँ। ठीक, इसी तरीके से स्पिरिचुअली कुछ हो सकता है, उम्मा के हवाले से हो सकता है कि मैं जो है ना एज अ उम्मती अपने आप को कौन सी ऐसी तहरीकों में जो है ना अपने आप को जो है वो इंडल्ज कर दूं कि जो है ना उससे उम्मत का फायदा हो जाए। यहाँ पे कहाँ पे मैं वॉलंटरली अपने आप को जो है ना पेश कर सकता हूँ। मैं अगर जो है ना वो मीडिया पर्सन हूँ तो मैं अपने आप को कहाँ पे जो है ना यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी सलाहियतों को। सही, तो इस तरीके से आपने जो है ना 2025 में जो कुछ आप कर सकते हैं उस हवाले से जी। अच्छा, अच्छा, कुछ जवाबात मेरे पास आने शुरू हो गए, तो मैं 4 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं ना तो फिर मैं आप लोगों से लेना शुरू कर लेता हूँ चीजें। ठीक है, तो 45 सेकेंड्स हमारे पास रह गए। तो आप लोग इसमें जितना अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे ना तो फायदा होगा सब लोगों के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। अच्छा जी, चले अब जरा हम सवालात जो जवाबात हमारे पास आए हैं उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास आया कि स्पिरिचुअली अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ और गाइडेंस के जरिए। ठीक है, मेरी कोशिश है कि दीन को मजीद सीखूं। ठीक है, तो अल्लाह ताला से क्लोजनेस के लिए जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इन्होंने कहा कि भाई मैं दीन सीखना चाहता हूँ। सही है, बेटे के हवाले से भी इन्होंने जो है ना कुछ विजन अपना बताया है। ग्लोबली आई थिंक आई वांट टू टीच होल सीरा टू ऑल उम्मा। ठीक है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त विजन है कि भाई मैं पूरी उम्मत में जो है ना सीरा की टीचिंग्स को आम करना चाहता हूँ। अच्छा जी, और कोई जरा अपना अगर कोई शेयर करना चाहेगा विजन, ताकि जो है वो थोड़ा सा आप लोगों की बात सामने आ जाए, फिर हम आगे चलेंगे जी। कोई अपने कोई जरा शेयर करना चाहेगा, कोई इसने ऐसी चीज लिखी हो तो, अगर कॉन्फिडेंशियल ना हो तो जी। अच्छा, कुछ जवाबात हमारे पास आ गए हैं। एज अ फैमिली विजन आई हैव 2 goals, फर्स्ट परफॉर्म उम्रा, ठीक है, विद माय किड्स हस्बैंड। ठीक है, सेकंडली बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद माय किड्स। ठीक है, फैमिली विजन पेरेंट्स को हज करवाना। ठीक है, फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अब आप लोगों की हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, आलिम दीन कोर्स मुकम्मल करना। तो आमिर सुल्तान साहब, अभी आप दरस निज़ामी के फर्स्ट ईयर में, ओके ठीक है, सही है। ओके, सी माशाल्लाह, वेब डेवलपमेंट में महारत हासिल करना। ठीक, ओके, तो बहुत सारे जवाबात आप लोगों के आ गए। तो ये जो है ना ये एक्टिविटी आप लोगों ने सुकून से करनी है। ऐसी बात है कि 5-4 मिनट का काम नहीं है। ये आप लोगों ने सुकून से इस बारे में सोचना होगा। इंशाल्लाह हम आगे चल के इस बारे में बात करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर पार्टिसिपेशन। अच्छा, अब इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से पूछता हूँ और इसमें जो हैंड रेज आप लोगों ने करना होगा ABC पे। मैं जैसे ही पूछूंगा कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखते हुए जनरल परसेप्शन आपका क्या है इस कंट्री के फ्यूचर के बारे में, कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। सारी कंडीशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये वो इकोनॉमिकल कंडीशन सब आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। उसको देखते हुए सब लोगों से मेरा सवाल ये है कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को फ्यूचर में आप कहाँ रेट करते हैं, कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर एक्सीलेंट होगा? कितने लोग कहते हैं कि एक्सीलेंट होगा, या कितने लोग कहते हैं कि गुड होगा? ये हम जरा आप लोगों से पूछते हैं। एक्सीलेंट वाले जरा सबसे पहले हैंड रेज कर लें। दुआ राठौड़ ये हैं, ये कह रही हैं कि सर एक्सीलेंट। उम्मीद करते हैं कि एक्सीलेंट होगा, अगर हम सब मिलके कोशिश करें तो हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब जरा गुड वाले आ जाएं। अच्छा, फास्ट साहब भी हैं, 2 एक्सीलेंट वाले, गुड वाले आ जाएं। गुड वाले कितने हैं? कैंडिडेट रहना है इसमें कोई ये नहीं। अच्छा जी, गुमैल साहब कहते हैं कि गुड होगा, ओके। बैड वाले कितने हैं कि अकॉर्डिंग टू मतलब करंट सिचुएशन मैं ये समझता हूँ या समझती हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर बैड हो सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जी। बैड वाले 1 2 3 जी। जरा सारे लोग जरा बता दें। राम ने भी एड्रेस कर लिया, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ओके, तो ज्यादातर वोट्स जो है वो सी पे हैं, तो जिन लोगों ने सी की सिलेक्शन की है, अच्छा बाकी लोग भी अगर जरा पार्टिसिपेट कर लें। बिनते इफ्तिखार, अनाबिया राहील, आतिफ इमरान जी, महक मोहम्मद, हामिद, उम्मे मोहम्मद। अच्छा जी,
अरसलान सिद्दीक, ये आप लोग भी जरा सी वाले जरा बता दें, सी वाले कितने? 5-6 लोगों को तो मैंने देख लिया है, तो मेजॉरिटी जो वोट्स हैं वो सी पे हैं। अच्छा जी, तो अभी जो आप लोगों ने जो डिसाइड किया कि फ्यूचर जो पाकिस्तान का है वो डार्क लग रहा है, बैड लग रहा है, तो वो उसकी क्या वजह थी? सी वाले जरा का कोई अपना सजेशन, अपना वो बता दें रीजन। जी सर। वेल, मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले जब किसी माशरे में से इंसानियत खत्म हो जाए ना बेसिकली, फिर वो जो तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी जो कमी है वो है इंसानियत की। बड़े ठीक है। लेवल से लेकर छोटे लेवल तक हर किसी के अंदर जो ना वो जज्बा खत्म हो गया है एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का। और यही अगर हम दूसरे मुल्क से कंपेयर करते हैं, तो दूसरे कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्क से, तो वहाँ एक जानवर भी अगर रोड पे जख्मी पड़ा तो वहाँ उसके लिए लोग जो है एम्बुलेंस मंगा के उसकी मदद कर रहे होते हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ इंसानियत की कोई कदर नहीं है। तो बस यही वजह है कि इसको देखते हुए ना बस उम्मीद नहीं लगती कि बहुत जल्दी कोई हमारे मुल्क में अच्छा कोई अमल आने वाला है। इट इज माई सजेशन ठीक, ओनली। ठीक हो गया। तो ये एक जनरल जो अभी हालात चल रहे हैं उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम जो है पाकिस्तान का फ्यूचर, सी वाले कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि डार्क है जी, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं एक दो कि एक्सीलेंट है। सर मैं तो इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जी अगर देखिए ना यहाँ पे लाइक बहुत से लोग हैं भी जो जिनमें इंसानियत रह गई है। ऐसे बहुत कम लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें इंसानियत नहीं है। ठीक है ना? जी तो सर अगर हम सब मिलके कोशिश करें तो हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है। उसके लिए हम सबको मिलके कोशिश करनी पड़ेगी, किसी एक की कोशिश से नहीं होगा ये सब। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस पे हम आगे इंशाल्लाह आगे बात कर लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 1450 साल पहले, 1400 साल पहले, अब जरा हम अपने आप को ले जाते हैं इमेजिनेशन में, और बल्कि 1450 साल समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम के ऊपर आपको भेजा गया, अरब में, तो वहां पे क्या हालात हैं कि बेटियों को, बेटी जैसी पैदा होती है उसको जिंदा दफन किया जा रहा है। ठीक है, बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा है। इसके अलावा क्या है, आपस में लड़ाई की सिचुएशन ऐसी है कि अगर किसी का जानवर दूसरे के, जो मतलब जो उसके गार्डन है, बाग है, वहां पे चला जाए, तो क्या हो रहा है कि वहां पे उसको क्या किया जा रहा है कि वो उस उन दोनों की कबीलों की आपस में लड़ाई हो रही है, और खतरनाक शदीद किस्म की लड़ाई होना शुरू हो जाती थी। और ऐसी नहीं, बिल्कुल सेंचुरीज तक जो है ना लड़ाइयाँ चलती रहती थी। और मुख्तलिफ किस्म की जो बुराइयां हैं, शराब नोशी, जिनाकारी, सब चीजें आम है वहां पे। यानी कि कौम बहुत पस्ती का शिकार है। तो इसका फ्यूचर क्या समझते हैं आप? क्या होगा फ्यूचर? अगर मैं इसका फ्यूचर आप लोगों से पूछूं, इसका फ्यूचर क्या क्या होगा, अगर आपको अभी पूरी स्टोरी नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद क्या हुआ, तो इसका फ्यूचर वैसे टेक्निकली क्या लगता है आपको? ABC। जी, फीडबैक्स आपके आने चाहिए ना। इसका फ्यूचर सर आप लोगों को क्या ये जो आप हालात बता रहे हैं इस हिसाब से तो बुरा ही लग रहा है फ्यूचर, लाइक कि उस वक्त के मामला और उस टाइम की बात कुछ सही नहीं हो सकता, लाइक क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कोशिश भी करो ना तो सही नहीं हो पाती हैं। लगता? तो अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर हम ये बात करें कि करंट सिचुएशन, अगर हम अभी मक्का की सिचुएशन देख रहे हैं उस दौर की, तो हमें क्या लग रहा है कि फ्यूचर जो है वो डार्क है। लेकिन हुआ क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ लाया, फिर नबूवत मिली, फिर 23 इयर्स रेवोल्यूशन जो आई है ना, वहां पे फिर वो 180 हो गया मामला सारा। कि जो लोग जो थे एक दूसरे के खून के दुश्मन थे, वहां पे क्या हुआ कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बड़ा मशहूर सा वाकया है कि 3 सहाबा, 1 2 3 करके लाइन से जो है ना वो जख्मी हैं और बिल्कुल करीब है कि शहादत हो जाएगी। अच्छा, क्या हुआ कि जो है ना वो पानी लेके कोई आया, तो जैसे ही पहले वाले के पास जाता है, कहता है कि नहीं, वो ज्यादा उसको जो है ना जरूरत है, वो ज्यादा जख्मी है, उनको प्यास ज्यादा लग रही होगी, तो उनको तरजीह दे दी थी कि भाई दूसरे वाले के पास जाए। तो दूसरे वाले के पास गए, तो उन्होंने आगे वाले की तरफ इशारा किया कि आगे वाले को ज्यादा जरूरत है, उनको जाके पानी पिलाएं। तो इस तरीके से जब तीसरे के पास गए, तो उन्होंने कहा नहीं भाई दूसरे वाले को। तो जब तीसरे से दूसरे वाले की तरफ, सहाबी की तरफ आए, तो उनकी उनकी भी शहादत हो चुकी थी। फिर उन्होंने देखा चलो पहले की तरफ आए, तो उनकी भी शहादत हो चुकी थी। तीनों ने एक दूसरे का इतना इकराम किया, मौत के करीब, शहादत के बिल्कुल करीब। तो ये कैसे 180 डिग्री जो है ना वो सारा मामला चेंज हो गया। इसी तरीके से अब आप जो हम बात करते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग वाली चीज, तो शेयरिंग इज केयरिंग सबसे ज्यादा
सहाबा कराम ने जब हिजरत की है मक्का से मदीना, तो इससे बड़ी शेयरिंग इज केयरिंग क्या हो सकती है कि सहाबा कराम ने अपनी आधी आधी जायदादें दे दी, बिजनेस रनिंग बिजनेस जो है ना सहाबा कराम को दे दिया, अपने आधे आधे घर दे दिए। तो वो लोग जो कैसे जो है ना चेंज हो गए। तो क्या हुआ 23 ईयर्स रेवोल्यूशन जो हुई है उसमें कैसे चेंज हो गया मामला। सही। तो एक विजन था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस विजन के को इम्प्लीमेंट किया और उस पर फिर लोग जमा होते गए और फिर वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। तो अभी जो हमने बात की थी पाकिस्तान के करंट हालात वाली, तो दो चीजें होती है, एक प्रेडिक्शन, जो हमने प्रेडिक्शन की बेसिस पे भी जो बात की। दूसरी चीज होती है विजन, मेरा पर्सनल विजन क्या है, मैं अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ। तो वो जो बात थी ना कि मैं अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जिस फॉर्म पे आए थे ना तो हालात कैसे खतरनाक थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस विजन को फॉलो किया, उस विजन पे चलते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक दो तीन करके आज कितनी बड़ी एक जो है वो जमात तैयार हो गई है। सही। तो 23 ईयर्स रेवोल्यूशन आ गया, बल्कि 23 ईयर्स से पहले ही उसके इम्पैक्ट्स आना शुरू हो गए, जो मतलब कि 13 साल के बाद का वाक़या है ना, जब मक्का से मदीना जब माइग्रेशन हुई है, तो कैसे जो है ना लोगों ने अंसार ने कैसे जो है ना वो करना शुरू किया, अपनी आधी आधी जायदादें देना शुरू कर दी, और ये सब मामला। तो ये जो है ना वो विजन होता है। प्रेडिक्शन तो ये होता है ना कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती। अच्छा, अक्सर प्रेडिक्शन जो है ना फेलियर की तरफ भी चली जाती है। सही। वो कोई कोई बता सकता है कि प्रेडिक्शन का फेल हो जाती है, कोई ऐसा कोई इवेंट बता सकते हैं कि प्रेडिक्शन फेल हो गई, जब प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था बंदा इतना बड़ा इवेंट हो गया। कोई आपके जहन में एक बात है कोई? चलिए, इंजीनियर अवेश शाहिद साहब, मोहम्मद काशिफ आलम साहब, आपके जहन में कोई बात? आमिर सुल्तान साहब। अच्छा जी। हाँ, किसी के जहन में है कोई? अरसलान सिद्दीक साहब, आतिफ इमरान साहब। कुछ चैट पे भी शायद चीजें आ रही हैं मेरे पास। ओके। अच्छा जी, चैट पे भी मेरे पास आ रही है जी। क्या आप सर के विजन ने सब बदल दिया था? ओके। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। सॉरी, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। इफ आई मिस समथिंग तो हमने आप लोगों ने कुछ मिशन के बारे में डिस्कशन की है, और इज देयर समथिंग डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन, तो वो थोड़ा सा अगर हम 2 मिनट के लिए अगर आप इस पे बात कर लें। थैंक यू। जी जी, हम अभी प्रेडिक्शन और विजन पे चल रहे हैं। प्रेडिक्शन पे हमने ये बात की थी, आप लोगों को सवाल पूछा था कि भाई पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, ए बी सी। ए पे था एक्सीलेंट, बी पे था गुड, सी पे जो है वो बैड। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए मेजोरिटी लोगों ने यही बताया कि भाई करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे हमें लग रहा है कि बैड होगा फ्यूचर। तो वो हम बता दें कि दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन कभी सही भी होती है, कभी कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि यार ये चीज होगी, हो जाती है। अच्छा, तो वो अभी उसकी हम जरा पूछ रहे थे आपसे, क्या मिसाल हो सकती है? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा आसमान साहब। जी जी जी, वजह यह है कि आज जो हम जिस बस्ती पे तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं ना, उसकी वजह यह है कि हमने सरकार सलाम की जो ना, हमने उनकी तालीमात को छोड़ दिया। हम इल्म भी हासिल करने के बावजूद, चाहे मैंने देखा जब तक हम उनकी सीरत पर कंप्लीटली तौर पे अमल पैरा नहीं होंगे, हम आगे कभी तरक्की नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि नजरअंदाज करे क्यों ना जमाना हमको, हमने सरकार दो आलम को बुला रखा है। तो वजह यह है कि जो वो तालीमात दे के पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन अब अगर हमने उसको अगर अभी भी हमने नहीं थामा तो हम मजीद पस्ती की तरफ चले जाएंगे। ये मेरा अपना परसेप्शन है, क्योंकि सरकार की तालीम के चलते हुए ही डेफिनेटली हम डायरेक्ट जो है तरक्की के रास्ते पे आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है कि हम सर अगर फॉलो करेंगे, हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ही हमें जो है वो बेहतरीन इम्पैक्ट्स नजर आ सकते हैं जिंदगी में। जी। अच्छा जी, अब हम जरा प्रेडिक्शन पे जरा बात कर रहे थे। तो प्रेडिक्शन कभी ऐसी फेलियर की तरफ भी चली जाती है। कोविड-19 को किसी ने प्रेडिक्ट किया था? कोविड-19 पे क्या क्या कुछ हुआ कि भाई बहुत सारे जो लोग थे उनके कोविड की वजह से वो बिछड़ गए। सही है, कोविड में बहुत ज्यादा अमवात हुई। इसी तरीके से कोविड में बहुत सारे लोगों का बिजनेस जो है ना वो बंद हो गया, किसी का जो है ना बिल्कुल खत्म हो गया, और वो जो बड़े बड़े बिजनेसेस थे वो क्लैप्स हो गए। और आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि मैं एयरलाइन इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल था कि 5,000 के करीब कोई जो ना पाकिस्तान मतलब कराची टू इस्लामाबाद का टिकट होता था। तो वो इस तरीके से जो है ना वो इंडस्ट्रीज को कोविड ने मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था ना, इंडस्ट्रीज को, हेल्थ को, बहुत सारी चीजों को। तो कोविड-19 को कोई
प्रिडिक्ट तो नहीं कर रहा था। तो प्रिडिक्शन एक अलग चीज है, प्रिडिक्शन कभी ठीक भी हो जाती है, कभी जो है ना फेलियर भी हो जाती है, और कभी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, कोविड-19 को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, अचानक से ये जो है ना 5-6 महीने के अंदर ये सारा मामला हुआ और फिर पूरी दुनिया जो है वो बंद हो गई और ये सारे मामला हुए। तो पॉइंट इज दैट कि परसेंट ये जो जी जो प्रिडिक्शंस होती है ना वो कभी फेलियर भी हो जाती है, कभी कभी जो है वो जैसा हम देख सर होते हैं उसमें वैसा। फाइनेंशियली बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था और उसमें महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई थी। यानी जो चीज हम पहले खरीद सकते थे ना वो हम उस वक्त तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लाइक आप कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ भी नहीं, आप एक मतलब घर में एक जगह बंद होके रह गए थे लाइक। बिल्कुल ऐसी है। तो वो एक, अब कोविड तो एक ख्वाब लगता है कि ऐसा भी कुछ हुआ था, कभी बंदा सोचता है कि कुछ रमजान ऐसे थे कि हमें जो है ना वो लाइन लगानी पड़ती थी और जो है वो क्यूज बनी हुई होती थी कहीं भी जाने के लिए, मास्क होता और सारी चीजें। तो बट मतलब कि प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे ना आपके ऐसा हो सकेगा कि पूरी दुनिया बंद हो गई, हरम जो है वो आपका क्लोज हो गया। तो ये चीजें हैं। बहरहाल तो हमें जो है ना वो विजन पे फोकस करने की जरूरत है कि अगर हमारा कोई विजन होगा तो फिर हम उसको परस्यू कर सकते हैं। सही। तो मेरा आपका क्या विजन, अगर मैं आपको विजन की रोशनी में पूछूं, प्रेडिक्शन की रोशनी में ना पूछूं, तो आप सारे बताएंगे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो आप एक्सीलेंट देखना चाहते हैं। सही। एज अ विजनरी आप पाकिस्तान का फ्यूचर, वही आमिर सुल्तान साहब क्या देखना चाहते हैं? चलिए, आमिर सुल्तान साहब का माइक नहीं ऑन हो रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, सही है। तो अच्छा जी, तो सर बहरहाल हम सभी हाँ जी, एक्सेलेंट देखना चाहते हैं, थिंक सो। हम सभी एक्सेलेंट देखना चाहते हैं। बिल्कुल एक्सीलेंट देखना चाहते हैं। तो प्रिडिक्शन और विजन वाली बात आपके अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई। अब हम जरा चलते हैं कोई 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, कि वहां पे मुश्किलात क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टोटल एज थी वो कितनी थी? जी कोई बता सकता है जी? 63 टोटल एज years 63 सिक्सटी years थ्री ईयर्स तो 63 ईयर्स में से जो है ना 53 ईयर्स जो ज्यादा टाइम गुजरा है वो मक्का में गुजरा है, और लास्ट 10 ईयर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मदीना में गुजरे। तो मक्का में जो दौर था, नबूवत से पहले 40 साल और नबूवत के बाद 13 ईयर्स, ये 13 ईयर्स जो थे ना वो आप वसल्लम की जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट पीरियड था। सबसे टफेस्ट डे आप वसल्लम की लाइफ का कौन सा था जी? सबसे टफेस्ट डे आप वसल्लम की लाइफ का कौन सा था जी? कोई बता सकता है? ताइफ वाला। हाँ जी, ताइफ वाला। आप वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा ना, आप वसल्लम से पूछा हजरत आयशा ने कि आपकी जिंदगी का सबसे टफ डे कौन सा था? तो बताया ताइफ वाला दिन, जिस दिन ताइफ गए और वहां पे मामलात हुए। इसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते हैं। तो वो दिन भी इसी के अंदर आया। तो ये जो नबूवत के बाद के जो 13 साल थे ना, बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड था। उसमें क्या क्या हुआ? मैं अगर कुछ मैं मेरी कोई अचीवमेंट हो, मेरा कॉन्वोकेशन हो, सही है, स्टूडेंट्स है ना ज्यादातर, तो कॉन्वोकेशन हो या फिर कोई मुझे कोई अवार्ड दिया जा रहा हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे रिलेटिव्स वहां पे मौजूद हों। सही है। और मेरे रिलेटिव्स मुझे जो है ना वो कर रहे हो, ग्रीट कर रहे हो कि भाई माशाल्लाह जबरदस्त काम किया है आपने, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो बंदा जब उसको कोई बड़ी अचीवमेंट होती है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके रिश्तेदार उसके जो है ना साथ हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके रिश्तेदार उनके खिलाफ हो गए। सगे चचा अबू लहब, ठीक, तो ये आपके खिलाफ हैं। और जो मक्का में जब पहली दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदकलामी की गई, मतलब आप ये सोचें कि 40 साल का अरसा है, और 40 साल के अरसे में लोगों से पूछा जाए कि भाई सादिक और अमीन कौन है, तो वो एक ही पर्सनैलिटी बताएंगे। अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई एक मुझे जो है ना वो एक पंखा लेना है, डीसी फैन लेना है, तो मुझे बताओ कि जो है ना कहाँ से लूं जो 1 नंबर बंदा हो। तो कुछ लोग रिकमेंड करेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि सारे मिलके एक 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 रिकमेंड कर देंगे यार ये 1 नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो लेकिन अब आप मक्का की जितनी भी पॉपुलेशन है उससे पूछेंगे, काफिर से भी पूछेंगे, दुश्मन से भी पूछेंगे, वो दोस्तों से भी पूछेंगे, वो ये बताएगा कि जो सादिक और अमीन है वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग जो यहाँ पे कोई ऐसे हैं जो बिजनेस करते हो या बिजनेस को कंसल्टेंसी देते हो, मेरे ख्याल सर आमिर बिजनेस कंसल्टेंसी भी देते हैं yes शायद। yes तो सर बिजनेस में ये जो सादिक और अमीन होना, ये कितना मुश्किल चीज है ना, कि मतलब कि मैंने कहा कि मैं 45 डेज में पेमेंट करूंगा,
मैंने नहीं की, तो मैं अपने प्रॉमिस से पीछे हट गया ना। तो ये सादिक और अमीन होना एक एज अ बिजनेसमैन के लिए कितना मुश्किल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिजनेस भी करते थे ना, तो वहां पे ये ये लकब, ये टाइटल मेंटेन रहना, ये कितनी बड़ी बात है। और वहां पे कितनी मक्का में आप वसल्लम की एक खास रिस्पेक्ट थी ना। अब उस रिस्पेक्ट को जो है ना, जब आप वसल्लम ने ये दावा किया, अपने विजन पे काम करना शुरू किया, तो मुखालिफत होना शुरू हुई। जब तक इसको खुलेआम इस पे काम नहीं करना शुरू किया, जब तक वो खुफिया तबलीग होती रही ना, साइलेंट तबलीग होती रही, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थे। जब ये अवाम के सामने बात आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पे चढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि, मतलब कोहे सफा ऐसी थी ना, एक बहुत ऊंची पहाड़ थी, जैसे कि मैं, मेरे पीछे अभी आपको जो है ना एक ब्लैक वॉल नजर आ रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पे इमेजिन कर लें पहाड़ी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊंची पहाड़ी पे तशरीफ लेके चले गए और वहां पे सबको जमा किया। सही, तो जमा जब किया, इसलिए जमा किया कि पहले जाहिर सी बात है लाउड स्पीकर्स नहीं होते थे, सब कुछ नहीं होते थे। तो जब वहां पे कोई बड़ी बात होती थी, बड़ी न्यूज होती थी, तो लोगों को जमा करते थे, कोई पहाड़ी पहाड़ी पे चढ़ के वहां पे जो है, ताकि एक विजिबल भी हो जाए और आवाज भी काफी दूर तक चली जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पे तशरीफ लेके गए और वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ, सवाल किया, ठीक है। तो आप अब देख रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का तरीका कैसा है। सही, कि पूरी एक एक्टिविटी बेस्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लर्निंग कराई ना। कहा कि पहाड़ी पे तशरीफ ले गए, चढ़ के फरमाए कि अगर मैं कहूँ, ये कहूँ कि इसके पीछे एक लश्कर है, एक आर्मी है जो तुम पर अटैक करने के लिए आ रही है, तो तुम यकीन करोगे? तो सबका जवाब क्या था? बिल्कुल यकीन करेंगे। आपने आज तक ऐसा कोई मौका नहीं है कि आपने जिंदगी में एक दफा भी कोई ऐसी झूठ बोला हो, तो बिल्कुल हम यकीन करेंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर इस बात पर भी यकीन कर लो कि अल्लाह ताला एक है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। और फिर वहां पर जो है ना, वो अबू लहब ने वो एक बदतमीजी वाला मामला किया और जो है वो कहा कि आपने हमें, आप दोनों हाथ आपके हलाक हो जाएं कि आपने हमें यहाँ पे इसलिए जमा किया है। ठीक, तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह लहब नाजिल की। तो ये देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस विजन को पूरा करने के लिए। एक्सक्यूज हो सकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि भाई मेरी जो कौम है वही मेरे अगेंस्ट है, मेरे चचा मेरे खिलाफ हो गए। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप अकेले खड़े हुए हों, ये बहुत जो है ना मुश्किल बात है। तो वहां पे जो है ना इस तरीके का मामला हुआ। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अच्छा मैं पीछे स्लाइड पे चले जाता हूँ। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कबीला था, अच्छा अभी हमें कराची में रहते हुए ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन जो लोग केपी के साइड पे और जहाँ पे कबाइल सिस्टम है ना, तो उनको पता है कि अगर मैंने अपने कबीले वालों से अगर बिगाड़ ली ना, तो फिर मसला है। तो मैं बैठकों में बैठ नहीं सकता, मुझे जो है ना वो अपने कबीले वालों को साथ लेके चलना है। तो वहां पे क्या था कि कबीला कुरैश जो था आप वसल्लम का, वो अगेंस्ट हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कैसा एक मुश्किल दौर था ना कि कबीला बिल्कुल अगेंस्ट हो गया। फिर टॉर्चर कौन कौन से हुए? आप ससम ने जो टीम बनाई, टॉर्चर किसी को पता है कौन कौन से सहाबा पे टॉर्चर हुए? कोई जरा बता सकता है? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पे टॉर्चर हुआ, हजरत खब्बाब पे हुआ, हजरत सुमैया पे हुआ। तो जो लोग नए मुसलमान होते थे, जो टीम मेंबर बनते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन पे टॉर्चर, और ऐसा टॉर्चर के बड़ा खतरनाक किस्म का। यानी कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु पे जो टॉर्चर होता था गरम रेत पे। अब आप ये देखें ना कि मक्का है, मक्का बहुत सारे लोगों ने विजिट किया होगा, उसकी गर्मी आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी गर्मी है। सही, तो वहां पे जो रॉक होती है ना, मतलब कि जो माउंटेन्स है उसकी बड़ी खतरनाक किस्म की रॉक होती है। अब आप अगर जरा मुझे बताएं ना कि अगर आप मस्जिद में थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं, थोड़े से जो हमारे जो मेल हजरात हैं मैं उनसे पूछता हूँ, जो मस्जिद में लेट पहुंचे और वहां पे मार्बल पे धूप पड़ रही है, तो आप दोनों पैर उस पर रख के खड़े हो सकते हैं? कभी आप एक पैर हटाएंगे, कभी दूसरा रखेंगे, सही, कुछ सेकंड्स तक आप दोनों पैर जमा के रख सकते हैं, वरना फिर आपने मूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्बल इतना सख्त गर्म हो जाता है कि आप जो है ना वो पैर आपके बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे ही है ना। तो अब आप ये सोचेंगे, उसको इमेजिन करें कि मक्का का दौर है, बड़ी खतरनाक किस्म की जो है ना जमीन है, और वो बड़ी इतनी गर्म हो रही है कि उसमें से हीट निकल रही है। तो उनको जो है वो बगैर शर्ट के हजरत बिलाल को वहां पे लिटाया जाता था। और हम तो, अगर मुझे आपको अगर मार्बल पे खड़ा कर दिया जाए गर्म पे, तो हम क्या करेंगे? कभी एक पैर मूव करेंगे, कभी दूसरा पैर। सही, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर बहुत
जो है ना हैवी किस्म का जो है ना रॉक रख दिया जाता था, पत्थर रख दिया जाता था, तो वो मूव भी नहीं कर सकते थे। तो उनकी स्किन मेल्ट होके वहीं पे जो है ना वो चर्बी पिघल के पूरा जो है ना वो इस तरह का मामला हो जाता था कि खाल जल के फिर चर्बी चर्बी मेल्ट होके वहीं पे चिपक जाती थी। तो ये दिन में टॉर्चर है, और रात में क्या टॉर्चर है? रात में ये है कि जो है ना वो रात में चले अब आराम मिलना चाहिए, वो जख्म आहिस्ता आहिस्ता सूखेगा। रात में उमैया बिन खल्फ क्या करता कि वो बेड़ियों से जंजीरों से बांध के उन्हीं जख्मों पे जोर जोर से कोड़े लगाता, और वो जख्म जो है ना वापस ताजा हो जाता, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता, खून निकलना शुरू हो जाता। तो दिन रात की जो है ना मुसलसल मुसलसल टॉर्चर्स थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पे ये टॉर्चर थे। सही। इसी तरीके से सोशल बायकॉट हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी वो चीजें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच सकते थे ना, मैं फाइनेंशियली मेरे साथ इश्यूज हैं, मेरी कौम मेरे साथ नहीं है, या मेरा कबीला मेरे खिलाफ है, मेरे जो लोग नए मुसलमान हो रहे हैं उस पर ऐसे टॉर्चर हो रहे हैं अर्ली मुस्लिम्स पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विजन से पीछे हट सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक्सक्यूज नहीं किया, बल्कि उस विजन पे चलते रहे। सोशल बायकॉट जो हुआ है, सोशल बायकॉट बता सकता है कोई कितने साल का था? जी, आप लोगों के, जी 3 साल 3 साल का 7 था। से। जी, 3 साल का सोशल बायकॉट है, और उसमें क्या है ना, आप किसी कोई अपना सामान बेच सकते, ना कोई खरीद सकते, ना किसी के यहाँ पे निकाह कर सकते। तो वो सारा जो मामला था ना बड़ा खतरनाक था। तो वहां पे खाने पीने के मामला नहीं थे, तो सहाबा किराम ने दरख्तों के पत्ते तक खाए। और एक हदीस में आता है कि वो एक सहाबी जा रहे थे, तो ऊंट की जो है ना वो कोई खाल खाल का टुकड़ा मिला, ऊंट की खाल का कुछ टुकड़ा मिला, तो उन्होंने वो उठाया और उसको जो है ना वो पानी में बॉईल करके उसको उसको बच्चों को पिलाया। तो ये सोचे ना कि क्या मामलात थे वहां पे, कैसे जो है ना वो मतलब कि मतलब उस चमड़े से क्या क्या कुछ निकलेगा, कुछ सूप टाइप की चीज तो नहीं बन सकती ना। लेकिन वो वहां पे भूख की वो कैफियत थी कि दरख्तों के पत्ते तक खत्म हो गए थे, इतना मामला था वहां पे। सोशल बायकॉट, और एक एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 साल का अरसा है। फिर वो अल्लाह का करना हुआ, सोशल बायकॉट खत्म हुआ। फिर ताइफ का वाकया है, ताइफ सर के हम वाकये तो की, थोड़ी देर भूखे रहे तो हमें कुछ होने लगता है, फिर वहां पे तो। जी क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रही हूँ हम थोड़ी देर अगर भूखे रह जाएं तो हमें बड़ी तकलीफ होने लग जाती है, गुस्से आने लग जाते हैं, बहुत सी चीजें होने लग जाती है। वहां के लोगों ने कितना बर्दाश्त किया होगा उन चीजों को। सही बात है। और हमने तो भूख वो वाकये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखे ना, जो सहाबा किराम ने देखे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे हैं। हम तो बस मैक्सिमम हमने ये देखा है कि हमने बगैर सहरी का रोजा रखा है, और अब इफ्तार में हम जो है वो प्लान कर रहे हैं कि अब हमने क्या खाना है, और जो है ना वो अपनी सारी क्रेविंग्स जो मेरी रह गई है, मैं उस क्रेविंग्स को कैसे पूरा करूंगा इफ्तार में। हमारा बस भूखा रहना ये वाला है। सही। तो भारत बहुत मुश्किल टाइम था वो, ऐसा नहीं था कि आप उसको जरा इमेजिन करें ना तो फिर आपको पता लगता है कि क्या मामला थे। तो कुछ चैट्स भी आ रही, मैं जरा चैट्स देख लूं साथ साथ। अच्छा, जी नॉन मुस्लिम भी साथ थे बायकॉट में, बनु हाशिम के, बिल्कुल मरियम आपकी बात सही है। तो क्योंकि वो एक पूरी बनु हाशिम एक हो गए थे, और वो सारे वहां पे साथ थे, अबू तालिब भी साथ थे। तो बहरहाल पॉइंट इज दैट कि वहां पे कैसे जो है ना वो सर्वाइवल हुआ, और किस तरीके से जो है ना वो इतने मसाइल के बाद भी वो सेम विजन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे। अच्छा, माइग्रेशन वाली बात जरा हम पहले देखते हैं, फिर वो ताइफ वाली बात, फिर उसको इंशाल्लाह हम क्लोज करने की तरफ ले जाते हैं। तो माइग्रेशन तो हम सुनते हैं कि चले भाई माइग्रेशन हुई, तो माइग्रेशन आसान चीज नहीं थी। माइग्रेशन में अब आपको मैं अगर कहूं कि भाई कि आपको ऐसी जगह में भेज रहा हूँ जो कि एक बिल्कुल गांव है, वहां पे कुछ भी ना ना आपको जो है ना आपके कोई वहां पे दोस्त हैं, ना आपका खानदान है, आपको मैं ऐसी जगह पे भेज रहा हूँ जहाँ पे आपने नए तरीके से बिल्कुल जो है ना बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, या फिर नए तरीके से वहां पे अपने रोजगार भी तलाश करना है। तो ना आपका जो है ना ये खूबसूरत सा बेड आपके साथ जाएगा, ना आपको इतना कंफर्टेबल रूम मिलेगा, कुछ भी नहीं पता। तो आप कैसे आपकी क्या फीलिंग्स होगी? आप लोग सोचेंगे ना कि यार ये तो बड़ा ही मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो है ना वो कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं, चलें घूमे फिरेंगे। वहां पे ये सिचुएशन नहीं थी, अपना अपना घर छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, अपने जानवर छोड़े, अपने रिश्तेदार छोड़े। ये जरा इमेजिन करें, वो बहुत मुश्किल चीज है। तो माइग्रेशन जो थी ना अच्छा, बहुत। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जी सर। सुम्मा अलहम्दुलिल्लाह जब हमारी हाजिरी हुई मक्के शरीफ की और मदनी शरीफ की, तो जब हम ज़ियारत में निकले तो फिर जब हम गारे सौर में पहुंचे, तो जब माइग्रेशन के वक्त जो एक मामला जो गारे सौर में पेश आए, और जब हम जब मक्के से मदीना जा रहे थे तो इतना तवील सफर,
तो वही मैं रास्ते में ये सोचता जा रहा था कि हम बस में जाके इतना थक जाते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने हिजरत की होगी तो उन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, और वो भी सिर्फ हम उम्मतियों खातिर। तो यकीन करें कि ये जो वाकई आपने बात की ना, माइग्रेशन ऑफ दैट वाज नॉट इजी पीस ऑफ केक, that was a very difficult task for our beloved Sallam, and he just did only because of his ummah, right? So this is I just wanted to add it. बिल्कुल ये वो सफर बंदा करता है, हैरान होता है कि बस में इतना थक जाता है बंदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने भी सफर किया तो हम बहुत थक गए कि यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता। और आप वसल्लम के पास वो कोई जाहिर सी बात है कि सवारियों पे तशरीफ लेके गए थे, तो वो बड़ा सर एक हमें इतना इतना सफर करके बुरा लग जाता है, हम इतना थक जाते हैं। उन लोगों का सफर तो कितना कितना लंबा होता था और कितने कितने सालों का होता था। और ये जो सफर था मक्का से मदीना वाला, तो इसमें पीछे दुश्मनों का खौफ भी है, पीछे वो सारी वो लोग ढूंढ रहे हैं और मामलात कितने खतरनाक किस्म के। तो ये जो है ना वो माइग्रेशन की और ये सब चीजें, तो मतलब पीछे नहीं हटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी वजह से। अच्छा जी। अच्छा, उससे पहले जो एक ताइफ का वाकया हुआ है उसमें मैं जरा आपको थोड़ा सा उस पर एंड करता हूँ इंशाल्लाह। ताइफ का वाकया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जैद बिन हारिसा साथ है। जैद बिन हारिसा की उम्र 11 साल, 10-11 साल के उम्र के करीब है। तो जैद बिन हारिसा छोटे से हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो एज असिस्टेंट जा रहे हैं कि अब जो है वो ताइफ जा रहे हैं। ताइफ जाने की वजह यह है कि ताइफ में लोगों को दावत देंगे, और अगर ताइफ में कुछ ऐसा मामला हो तो ताइफ में माइग्रेट कर जाएंगे, हिजरत कर जाएंगे। तो ये हिजरत मदीना से पहले का वाकया है। तो इस पूरे सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1 महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगा है आने जाने में। तो जब ताइफ पहुंचे हैं वहां पे, तो ताइफ वालों ने पूछा भाई क्यों आपका यहाँ पे आना हो। तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत करने की और वहां पे जाने की वजह ये थी कि वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फैमिली मेंबर्स है, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो पूरा खानदान था उधर आबाद था ना। तो वहां पे जब गए तो वहां के जो सरदार थे ना, उन लोगों ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा भाई यहाँ पे आने का मकसद वही दीन की तबलीग, लोगों में इस्लाम आम करना। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई हम तो आपको यहाँ पे रुकने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशहूर वाकया है कि 2 ग्रुप्स थे, एक जो है ना वो हुटिंग करता था और एक जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर बहुत जोर जोर से पत्थर मारता। अब आप इसको, ये कहने को आसान है लेकिन आप इसको इमेजिन करें कि सैयदुल अंबिया है, अंबिया भी नहीं नबी भी, सैयदुल अंबिया, तमाम अंबिया की इमामत कराने वाले, सही है, उनको क्या किया जा रहा है, उनके ऊपर हुटिंग की जा रही है। यहाँ पे अगर हम किसी आलिम के ऊपर कोई हुटिंग कर दे तो हम कितना बुरा लगता है, यार इतने बड़े बुजुर्ग के ऊपर आप हुटिंग कर रहे हो, अल्लाह के खास बंदों के ऊपर आप हुटिंग कर रहे हो, वहां पे सैयदुल अंबिया पे हुटिंग हो रही है, सोचें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तने तनहा, हजरत जैद बिन हारिसा साथ हैं, ठीक सर ये छोटे से। शायद वही वाकया है ना जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर फेंके गए थे और वो पूरा खून खून हो गए थे, शायद ये वही वाकया है। आई जी जी थिंक सो। बिल्कुल, ये वही वाकया है। तो उसमें क्या हुआ कि वो वाकया यही है ना कि जो पत्थर मारे जाते हैं, वो आप जरा पत्थर मारना भी आप कुछ जरा सोचें, इसको इमेजिन करें कि पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगे जा रहे हैं। और पत्थर ऐसे नहीं कि हमें कभी पत्थर लगा होगा तो वो एक रेड स्पॉट पड़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा हल्का सा जो है ना क्रैक हो जाएगा स्किन पे। वहां पे पत्थर कितने जोर जोर से, कितने प्रेशर के साथ वो पत्थर लग रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्किन डैमेज हुई और वो इंजरी हुई और वहां से खून निकलना शुरू। और कितने मुसलसल मुसलसल वो पत्थर लगते रहे कि वो खून जो है ना फ्लो होना शुरू हुआ पूरी बॉडी पे, और होते 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 वो जूतों तक पहुंच गया। तो आप उसको इमेजिन करें कि फिजिकली कैसा टॉर्चर है कि वो जूतों तक खून बह बह के पहुंच गए, कितने पत्थर लग रहे हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दूसरे शहर में, ठीक है, ताइफ में। कोई भी अपना साथ नहीं है सिवाय जैद बिन हारिसा, वो गोल गोल घूमते जा रहे हैं कि कुछ पत्थर मुझे लग जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर लगने से बच जाए। और वहां पे कुछ भी नहीं है और पीछे से हुटिंग अलग हो रही है, तो दिल अलग दुख रहा है और जिस्म में अलग जो है वो तकलीफ की कैफियत है। तो वहां पे क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका क्या मामला था, उन्होंने बॉर्डर से क्रॉस करवाना था, ताइफ के बॉर्डर से क्रॉस करवा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, तशरीफ रखते हैं। हमेशा कौन से फरिश्ते आते हैं भाई, जिब्रील अलैहिस्सलाम। आज 2 फरिश्ते आए, एक मलिकुल जिबाल हैं जो कि पहाड़ों के फरिश्ते हैं। अच्छा, ताइफ जो था ना एक वैली थी, यानी कि 2 पहाड़ों के दरमियान था ताइफ। तो मलिकुल जिबाल जो आए, उन्होंने पहाड़ों के फरिश्ते, उन्होंने कहा कि हम जो है ना दोनों वादियों को मिला देते हैं और इन्होंने जो आपके साथ जो मामला किया है इसको हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। इनकी सजा ये है कि इन्होंने जो हुटिंग की है, जो आपके साथ जो आपको टॉर्चर किया है, तो इनकी सजा ये है कि इनको हम यहीं पे जो है ना खत्म कर दें इनकी कहानी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया,
जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था भाई उनको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बताऊंगा। जी। तो अच्छा, नमाज का टाइम आप हो तो गया। सल्लम ने फरमाया, जी 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 बताइए। उनको तबाह करने से मना फरमाया, और उनके लिए दुआए ताइफ पे आती है, उस वक्त दुआ की, और उनके लिए भी दुआ की, और ये फरमाया कि इन्हीं की नस्लों में से ऐसे लोग होंगे जो ईमान कबूल करेंगे। और ऐसा हुआ कि ईयर ऑफ डेलीगेशन जब हुआ तो ताइफ के लोग आए हवाजिन से और सकीफ, और उन्होंने एक्सेप्ट किया इस्लाम आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सर मक्का। उनके लिए दुआएं की थी ना उन्होंने, तो कि उनके लिए कोई बुराई नहीं की थी, मतलब उनके लिए भी दुआएं की थी ना उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही था। तो देखिए वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो, अगर किसी को सबर का एक्सीलेंस ऑफ सबर समझना है ना, तो आप ये इस वाक्य के बगैर नहीं समझ सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना मामलात हुए, सब कुछ हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया। सही है। और कहा कि हो सकता है आगे वाली नस्लों में मुसलमान हो जाए, फिर आगे वाली नस्लों में मुसलमान हुए, और फिर वो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं जनरेशन में से पैदा हुए। और आज जो हम सारे यहाँ पे मुसलमान बैठे हुए हैं, सिंध में जो गेटवे ऑफ इस्लाम कहलाता है सिंध, तो वहां पे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह आए थे, तो जाके वहां पे सारे मामलात हुए, और सारे आज हम मुसलमान बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। वरना पता नहीं आज हम कौन से मजहब से ताल्लुक रखने वाले होते हैं। तो ये आप आज जो हम सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकलीफ की कैफियत में, जिसमें दिल भी दुखा हुआ है, पूरा जिस्म में भी दर्द हो रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमारे आपके लिए, मेरे आपके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ किया, और कहा कि चलो आगे आने वाले जो है ना वो लोग जो है मुसलमान हो जाएं। तो बहरहाल ये सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया, ये सारी डिफिकल्टीज क्यों फेस की? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक विजन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन क्या था? कि पूरी दुनिया में इस्लाम को आम करना। सही है। तो हमारा भी कोई ना कोई भाई विजन होना चाहिए। सही। तो इसी विजन के हवाले से हमने आपको थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क दिया कि भाई आप इस तरीके से जो है ना, आप उसको विजन को अपने नोट डाउन करें और बनाएं। तो अभी जो हम आपको एक्टिविटी दे रहे हैं, अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा क्विक कर देता हूँ। देखें भाई, ये टेस्ला कार है। ठीक है। टेस्ला कार के लिए आपको जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक कार है, ड्राइवरलेस कार है, तो आपको कोई मैनुअल की जरूरत होती है ना। इसी तरीके से इंसान तो कितनी कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो इंसान का मैनुअल क्या है? कुरान है। तो हमें अपना जो पर्पस ऑफ लाइफ है कुरान से पूछना पड़ेगा, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जाके गूगल पर सर्च कर लें, चैट जीपीटी पे सर्च कर लें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द कुरान। तो आपके सामने एक आयत आएगी। वो आयत ये है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इंसान और जिन्नात को हमने इसलिए पैदा किया है कि अल्लाह ताला को राजी करें, अल्लाह ताला की इबादत करें। जी। सही है। तो हमने, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें हमने क्या करना है? उसको अपने सबसे बड़े विजन से कनेक्ट करना है। अल्टीमेट विजन इज दैट कि टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हमें अल्लाह ताला को राजी करना है। ये अल्टीमेट आपका विजन है। सही है। इसके नीचे सब विजन हो सकते हैं। मैं अपनी फैमिली की को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी वालदा को हज कराना चाह रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला से राजी होगा। मैं जो है वो फाइनेंशियली ग्रो करना चाह रहा हूँ। ठीक है। फाइनेंशियली ग्रो होके फिर मैं क्या करूंगा? ज़कात दिया करूंगा, लोगों को सपोर्ट करूंगा। ठीक है। जाहिर सी बात है अल्टीमेट विजन से कनेक्टेड है। इसी तरीके से मैं एक जो है ना, मैं स्किल्स अपनी इंप्रूव करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो है ना वो मैं कोई मतलब कि उम्मत को कंट्रीब्यूट कर सकूं। सही। तो कोई भी चीज आप जो कर रहे हैं ना, आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब को, अपने एग्जिस्टिंग एजुकेशन को भी कनेक्ट कर सकते हैं आप अल्टीमेट विजन से। कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय उन हराम चीजों के। आप कोई कहता है कि मैं जो है ना वो म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है म्यूजिक इज नॉट हलाल इन इस्लाम। कोई कहता है कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं डांस का एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ये अकॉर्डिंग टू शरिया नहीं है, तो ये अल्टीमेट विजन से आपके कनेक्ट नहीं होगा। सही। तो अपना विजन जो भी आप बना रहे होंगे, उसको जरा मेक श्योर करें कि आप ऐसा विजन बनाएं जो कि अल्टीमेट विजन से आपके कनेक्टेड हो। सही है। अभी आप लोगों का जो काम है वो ये है कि 2025 में आप लोगों ने क्या करना है, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। जी जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अच्छा जी। तो ये हमें क्या करना है, अब जो हमारा असाइनमेंट है वो ये कि 2025 का हमने जो है ना विजन अपना लिखना है। और उसमें मतलब जरूरी नहीं है कोई आप बहुत कोई ऐसी चीज लिखें। आपने क्या लिखना है भाई, मिसाल के तौर पे फैमिली के हवाले से मेरा क्या विजन है। सही। मैं मेरा वालदा के हवाले से, वालिद के हवाले से मेरा क्या विजन है। सही। लोग हराम रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो अपने जो पार्टनर को राजी करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो सरप्राइजेस प्लान कर रहे होते हैं। सही है।
या इस तरीके से कोई मतलब मुख्तलिफ चीजें कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने जो आपके जो रिलेशंस हैं, हलाल रिलेशंस हैं, उसको तो जरा देखें ना कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स का रिलेशन है, सिबलिंग्स का रिलेशन है, आपके वाइफ का रिलेशन है, बच्चों के साथ रिलेशन है, तो इसके लिए भी आपने कुछ सरप्राइजेस प्लान करने चाहिए। उस उनको राजी कैसे करना है, ठीक है। तो खयार हुकुम लिया ली जाओ, तुम में से बेहतर वो है जो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सबसे बेहतर हो, ठीक है। तो अपने फैमिली के हवाले से प्लान करना है स्पेशली, कि मुझे, मैं अगर जो है वो टाइम नहीं देता फैमिली को, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्यों टाइम नहीं दे रहा, भाई मैं टाइम दूं। मुझे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं टाइम दूं। तो सबसे पहले अपने जो है ना विजन आप लिख लें कि मैं फैमिली के हवाले से ये मेरा विजन है। एज अ उम्मत ही मैं उम्मत को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ वो आप लिख लें। सही है, फाइनेंशियली ग्रोथ आप करना चाहते हैं उसको आप लिख लें। 3-4 चीजों का जो है ना विजन आप लिखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कराची से फिनलैंड आपने लिख लिया, गूगल मैप आपको बता रहा है 85 आवर्स, तो ये जो है ना आपका कंप्लीट कभी जब तक आप बेबी स्टेप्स नहीं बनाएंगे। सही है, मैं कहता हूँ कि मैं स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ, मैं 1000 दफा रोजाना जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। आप स्मॉल स्टेप से शुरू करें, ठीक है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ करें, स्मॉल स्टेप से शुरू करें। आप सर कहेंगे वही भाई बात है ना कि इंसान 0 से 100 तक जाएगा ना, एक साथ जी नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने आप को जो चीजों में इंगेज करें, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई मेरा 2025 का विजन ये है कि मैं अल्लाह ताला को राजी करना चाह रहा हूँ। एक्शन इन रमजान, एहतिकाफ बैठ जाएं, ठीक है, राजी हो जाएं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए आपने ये कहा कि अच्छा ये हो सकता है। स्पिरिचुअली ग्रोथ, मैं जो है ना भाई रोजाना जो है ना वो अपना ऑडिट किया करूंगा कि आज मैंने क्या किया, ये सब। तो ये आप जो है ना रमजान में क्या करना है उसका प्लान कर लें। फैमिली के हवाले से क्या है आपका, उस हवाले से रमजान में क्या करना है उसका प्लान कर लें। 2025 का तो है ही पूरा प्लान, रमजान के अंदर आपने क्या एक्शन लेने हैं वो आपने प्लान करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सबने लाजमी करना है। और फिर जो है ना वो आप असाइनमेंट्स अपने सबमिशन का मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे आप सारे असाइनमेंट्स अपने सबमिट करें। तो अगर आप असाइनमेंट्स करेंगे तभी हम इस वर्कशॉप से फायदा उठा सकेंगे। जाहिर सी बात है आपका वक्त बहुत कीमती है, और आपने टाइम निकाल के पूरा घंटा यहाँ पे दिया है। तो देखिए पैसे तो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो इंसान का जो टाइम होता है ना वो बहुत प्रीशियस है। एक एक सेकंड जो गुजरा हुआ होता है ना वो कभी वापस नहीं आता। इसी तरीके से जो रमजान की जो घड़ी है ना, ये हम अगर इसको फ्रूटफुल बना लें तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो रमजान के आखिरी रात में जो हम सोच रहे होंगे कि यार हमने तो कुछ अचीव नहीं किया। तो टाइम तो गुजरेगा, नेटफ्लिक्स में भी गुजर जाता है देखने में, अमेजोन प्राइम में भी गुजर जाएगा देखते देखते, और तहज्जुद पढ़ते हुए इबादत करते हुए भी गुजर सकता है। तो टाइम को जो है ना अपना कीमती बनाएं। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है। मैं असाइनमेंट के हवाले से एक ऑडियो भी आपको ग्रुप में कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टाइम चल रहा है, नमाज का भी टाइम हो रहा है। चैलेंज आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि आप लोगों का कुरान टाइम जो हो, कुरान की रिसाइटेशन का, कुरान की तिलावत का जो टाइम हो, आपके व्हाट्सएप देखने से, आपके इंस्टाग्राम देखने से, आपके फेसबुक और सोशल मीडिया पे स्पेंडिंग से वो ज्यादा हो। यानी कि स्क्रीन टाइम आपका जो है ना कुरान, अगर कुरान आप जो है ना 2 घंटे पढ़ें, अगर स्क्रीन टाइम आपका 5 घंटे, तो आप कुछ उसके बराबर कुरान पढ़ लें। या 4 घंटे 1 मिनट आप कुरान पढ़ लें। सही है, तो मेक श्योर करना है, एक दिन के लिए इसको कोशिश करें प्रैक्टिस करने की, कि मेरा जो कुरान टाइम है वो मेरे स्क्रीन टाइम से ज्यादा हो बस। सही, तो ये आपका चैलेंज ऑफ द डे है, और इस पे इंशाल्लाह कल हम दोबारा से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी कोई आप लोगों को सवाल है तो हम सवाल ले लेते हैं, फिर हम इस सेशन को क्लोज कर देंगे। सेशन हमारा भी क्लोज हो चुका है, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएंगी जी। सर आप कोर्स आउटलाइन एक दफा सेंड कर देंगे ग्रुप पे प्लीज। श्योर, इंशाल्लाह मैं आपको भेज देता हूँ। थैंक यू जी। और किसी का कोई है, कोई बात किसी ने अस्सलाम करनी है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर नेक्स्ट सेशंस का स्केड्यूल और उनके जो टॉपिक्स हैं वो भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। हाँ श्योर, इंशाल्लाह मैं आपको कर देता हूँ। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा टाइम मैनेजमेंट पे, कि कैसे जो है ना हम टाइम को मैनेज कर सकें। वो जो एक बर्डन हो जाता है ना कि टाइम हम मैनेज नहीं कर सकते, और इतने मसरूफ हम होते नहीं है जितना हम अपने आप को फील करा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम उस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, कुछ टूल्स हैं इंशाल्लाह, वो हम आपको टूल्स भी देंगे। जोहारी विंडो वगैरह पे इंशाल्लाह हम कल बात भी करेंगे, और सीरा से भी उसको देखेंगे कि आप सिस्टम के रोल्स वो कैसे मैनेज करते थे जी। जी, कोई किसी का और सवाल है, हम क्लोज करें? ठीक है जी, हम क्लोज करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। आप सब लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाय खैर दे। इंशाल्लाह फिर कल इसी टाइम पे हम 4 बजे जो है वो मिलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।